दुष्यंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चुनाव हो रहा है आने वाली 10 तारीख को है, महाराजा सूरजमल स्मृति शिक्षा समिति का, जी। जो एक समिति नेशनल लेवल पे बताती है। जी। तो इस बार आप लोग भी इसमें आ रहे हैं, क्या कारण है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शुक्ला जी, देखिए, ये जो महाराजा सूरजमल शिक्षा संस्था है, इसमें मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण ये रहा कि स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने एक सपना देखा था कि एक कमेरे वर्ग की ये संस्था है, और कहीं ना कहीं लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी बड़ी दिक्कतें हैं, और समाज के जो बच्चे हैं, खासकर जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दूर दराज इलाके से जो लोग आते हैं, तो उन बच्चों के पास साधन की बड़ी कमी होती है। स्वयं वो शिक्षा से जुड़े रहे, और जिस तरीके का उनकी नियति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को शिक्षित कर सकें, मुख्य धारा में आएं, वो लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, फॉरेन सर्विसेज में जाएं। तो ऐसी उनकी हमेशा एक सोच और प्रयास रहता था। मगर जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म जिसके लिए वो इतना संघर्षरत रहे और हमेशा प्रयास किया कि वो आगे बढ़े, तो एक बार ये प्रयास हुआ कि भी चलो हम इस संस्था का चुनाव लड़ेंगे और इसको ठीक से चलाएंगे। मगर जब वो प्रयास हुआ तो एनुअल जनरल मीटिंग में सर्वसम्मति की बात कह के चुनाव नहीं होने दिया, और वहाँ फिर काफ़ी वाद विवाद हुआ और चुनाव नहीं हुआ। फिर अभी जब ये चुनाव था तो अभी 10-12 साल से संस्था में कोई चुनाव नहीं हुआ है। मगर सभी मेरे समाज के वरिष्ठ लोग, देवेंद्र भाई, नरेश चौधरी जी, सुभाष जी, बाकी लोग भी सब, उनका कहना ये था कि नहीं, डॉक्टर साहिब सिंह जी की लड़ाई है तो इसमें आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। और हमेशा उनकी बातों का स्मरण मुझे रहता है, समय समय पर मुझे याद आती है उनकी बातें। तो इसलिए मुझे भी लगा कि हाँ, इस समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेवारी है, और जो वो काम उन्होंने शुरू किया था उसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मेरा इस चुनाव में आना हुआ। तो ये देखा जाए तो समिति बहुत पुरानी है, लेकिन जिस तरह से नेशनल लेवल पे उस तरह से इसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं कि आप लोगों के आने से इसका ग्रोथ होगा? क्या विजन होगा आपका इसके प्रति? देखिए, एक तो संस्था क्या है कि संस्था का जो स्थान है वो दिल्ली की एक प्रोमिनेंट जगह पे है, और उस प्रोमिनेंस का अगर हम हिसाब देखें तो संस्था को बहुत आगे होना चाहिए था। भट्टेवाला प्रियव्रत साहब, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह जी, ऐसे अन्य महानुभाव जो इस समाज से जुड़े रहे, मिर्धा जी, ऐसे बहुत सारे लोग इस समाज के, जिन्होंने समाज में अलग अलग जगह पे अपना स्थान बनाया है। बहुत सारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी हैं। उन सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस संस्था को उठाया था। मगर उसके बाद हुआ क्या कि इस संस्था में राजनीति शुरू हुई। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इसको घेर लिया और वो अपने तरीके से इसको चलाने लगे। व्यापक इसमें भ्रष्टाचार की बातें बार बार आती रहती हैं। किसी एक पुराने महानुभाव ने तो केस भी किया है कि भाई आपने, और वो बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर उन्होंने केस किया है। तो ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं। और अब अगर आप इसको देखोगे तो आप कहाँ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी चली गई है, कहाँ और सारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ बन गई और कहाँ कहाँ पहुँच गई। मगर इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि इस कमेरे वर्ग के लोगों को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करें कि ये उन लोगों को आगे बढ़ने में
मदद करे और उनकी सहायता करे, स्कॉलरशिप मिले। जो बच्चे दूर स्टेटों में हैं, आप भी जानते हैं कि राजस्थान में क्या हाल रहा है, और कहीं ना कहीं समाज में दिक्कतें रही हैं, और हमारे समाज को, इस कमेरे वर्ग को बहुत ज़्यादा शिक्षा से जोड़कर कभी नहीं देखा गया है। तो इसमें जितना भी काम हम कर सकें, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कॉलर्स नहीं हुए हैं, साइंटिस्ट नहीं हुए हैं, एजुकेशनिस्ट नहीं हुए हैं, मगर उनकी संख्या, उनका अनुपात बढ़े, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। 40 साल में आपने वो बिल्डिंग वहीं की वहीं रखी है। क्या कुछ नहीं हो सकता था? क्या कुछ नहीं किया जा सकता? अब आने वाला समय देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? आप कहाँ पहुँचे हैं? क्या आपने उस बारे में सोचा भी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब इस कमेरे वर्ग से अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कितने बच्चे स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए हैं, डिफरेंट फील्ड्स में मेडल्स लेके आए हैं, मगर क्या किया हमारी संस्था ने उनके लिए? क्या हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे? क्या हम सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे 40-45 साल में? क्या यहीं तक सीमित हमने रहना? यही हमारा विजन था। क्या हम इसको, जहाँ इस समाज के बहुल्य लोग रहते हैं, जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, क्या हम वहाँ जाके उनको इस संस्था का फैलाव नहीं कर सकते थे? क्या आपने इसमें तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए की बात की जाती है, क्या उस पैसे से हम इसको उत्तर प्रदेश के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में, इवन दिल्ली के आउटर पार्ट्स में ले जाकर क्या हम इस वर्ग को सहूलियत देने का काम नहीं कर सकते थे? क्या आज भी जो बच्चे जिनमें किसी भी तरह का हुनर है, क्या उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जानी चाहिए? क्या उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाना चाहिए? जो इस समाज से लोग आगे निकले हैं, आप फ़र्ज करिए कि IAS IPS निकले हैं, या IFS हैं, या कोई प्रिंसिपल हैं, या फ़ौज में लोग हैं, किसी भी आप क्षेत्र में माने, इवन साइंटिस्ट्स हैं, तो क्या उन लोगों को लाकर, क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी नहीं होनी चाहिए? आपने आज तक 7th पे कमीशन लागू नहीं किया है। क्यों ऐसा आप करते हैं? सिर्फ अपना सोचना, ये तो इस ऐसे संस्था नहीं चलती है। और देखिए, जब तक आप पीड़ा नहीं लोगे और आप इस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझकर नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप मठाधीश बनकर बैठ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, कोई जाए तो उससे आप एडमिशन के लिए पैसे मांग लेते हो। वो कुछ मैं निजी अनुभव मेरा हुआ संस्था में, मैं एक बेटी के एडमिशन के लिए गया समाज की, तो जो एक्सपीरियंस रहा वो अब मीडिया में कहना ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छा नहीं था, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत तेज़ी से इसमें ठीक कर सकते हैं। तो इस विजन के साथ के आने वाला समय इस समाज के बच्चों के लिए, जो इसके मेंबर्स हैं, उनको रेगुलरली ये बताना। दूसरा, एक इसमें मेरा मानना बहुत स्पष्ट है कि 1 बार या 2 बार, वो सब सदस्य तय करें इसको बैठ के, जितने भी इसमें सदस्य हैं, 1 या 2 बार से कोई भी इसमें ज़्यादा लंबा पदाधिकारी नहीं रहना चाहिए। समाज की लार्जर जो संख्या है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। 2 बार या 1 बार बस, इससे ज़्यादा ना कोई इसका पदाधिकारी रहे, ना मेंबर रहे, ना चेयरमैन रहे, ना सेक्रेटरी रहे। समाज में ऐसा थोड़ा ही है कि कोई एक ही आदमी को सारी बुद्धि आ गई है और वही संस्था चलाएगा। आप रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, आप डिसिप्लिन ला सकते हैं, आप बहुत सारी आने वाली टेक्नोलॉजी, आज आर्मी कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को ले रही है, आप किसी भी क्षेत्र में लें, एग्रीकल्चर से के क्षेत्र से कुछ लोग आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाला भविष्य है उसको देखते हुए लोग उस फील्ड से आए। क्या लगता है कि संस्था ने जो इसके बेसिक जो मूलभूत चीज़ों के लिए संस्था को बनाया गया था वो चीज़ भूल चुकी है? आज इस संस्था में राजनीति चल रही है, कुछ मडाधीश बैठ गए हैं जो आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब इसमें जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो 30 साल से ज़्यादा उनको हो गए, और जबकि उनका कोई विज़न नहीं है, उनसे कोई बात पूछी जाती है तो उसको डिबार कर देते हैं, उसको मेंबरशिप उसकी डिबार कर देते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता है। आपकी बपोती थोड़ा ही, आपकी दादागिरी थोड़ा ही चलेगी। आप या तो समाज को इसको जवाबदेही बनाइए, आप छोड़ दीजिए जो अच्छे लोग हैं, जो
किसी भी फील्ड में महारत हासिल करे हुए लोग हैं, उनको दीजिए ना जी। वो अपने हिसाब से संस्था में कुछ बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, जो समय की मांग है। सारा ज्ञान एक ही आदमी में ऐसा थोड़ा ही होता है। समाज की इन्वॉल्वमेंट, लार्जर इन्वॉल्वमेंट, और वो उस फील्ड से हो, वो अपनी बेस्ट फील्ड में हो, वो लोग आए, समय समय पे संभाले, बदलाव हो। आपने एक अनुभव भी शेयर किया कि आपका अनुभव जो था वो बहुत ही खराब रहा, जी। तो ये भी कारण हो सकता है कि संस्था में क्या भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया है, जो कि पैसे मांगे जा रहे हैं या कोई इस तरह से? देखिए, ये बहुत सारे मेंबर्स का कहना है, हम भी संपर्क कर रहे हैं, सब मेंबर्स के पास जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है। सबके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी, इनके निधि जो रिश्तेदार इन्होंने भर लिए हैं, एक एक एड्रेस पे 100 इन्होंने मेंबर बना दिए हैं फर्जी तरीके से। समाज के बाहर के भी लोग इसमें मेंबर बना दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लैब्स होने चाहिए, क्या उस स्टैंडर्ड के लैब्स हैं? क्या आप लैब्स में जाने देते हैं? क्या जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या जो बच्चे दूर से आते हैं और किसी कारणवश उनको आर्थिक रूप से अगर कोई परेशानी है, तो क्या उनके लिए एक अलग से हॉस्टल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? जब तक आपके पास अच्छे लैब्स नहीं होंगे, अच्छी फैकल्टी नहीं होगी, फैकल्टी को सुविधाएं नहीं होंगी, फैकल्टी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेज नहीं आप देंगे, तो क्या एक अच्छा वातावरण हो सकता है? क्या कोई भी आदमी एक ऐसे वातावरण में, घुटन वाले वातावरण में, आप उसमें काम कर सकते हैं? सिर्फ आपके रिश्तेदार भर्ती होंगे, आपके चुनिंदा लोगों की संस्था में दादागिरी चलेगी? जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ ठीक हैं, आप क्यों नहीं 7th पे कमीशन देते हो? तो मेरा ये मानना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैब्स हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हम दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ को लाया जाए। आप देखिए, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आके हायर करती हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करती हैं जी? आपके पास लोकेशन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वही पुराना आपने ढर्रा खड़ा कर रखा है। आप उसको जो है कि किसी ना किसी बहाने से, जहां आपको कोई पैसे बचने की अगर उम्मीद रहती है, तो आप वो काम करते हैं, नहीं तो उससे बाहर आप निकलना नहीं चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए, और संस्था को बहुत आगे ले जाने की हमारी सोच है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने दिमाग में रखे हैं, जो हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया है, और उसकी बहुत सारी गाइडलाइंस है जो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें मौका दिया गया, तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को ठीक करने की हम कोशिश करेंगे।